So here we are having maybe the final class regarding chapter 10, chemistry of life, and it is my goal to complete the chapter today, and we have approx 90 minutes remaining to end up the class. So chapter 10 is chemistry of life. बायोकेमिस्ट्री भी इसको हम कहते हैं, और बायोकेमिस्ट्री ये केमिस्ट्री ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है कि बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या इसके अंदर हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे होते हैं, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो ह्यूमन बॉडी में या प्लांट्स के अंदर चल रहे होते हैं, और ह्यूमन बॉडी से या प्लांट बॉडी से एनिमल बॉडी से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन का मतलब होता है ग़िज़ाइयत। ग़िज़ाइयत के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? दोज फूड कंपोनेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है कि वो ग़िज़ा जो इंसान की बॉडी की नशोनुमा के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन ना। न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं जो लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन कितनी तरह के हमारे पास होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के। तो 4 तरह के न्यूट्रिशन है। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर 4 तरह की न्यूट्रिशन होती है। या तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और उसके अलावा वाइटामिन्स। ये 4 हमारे पास डिफरेंट न्यूट्रिशंस हैं, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है? शॉर्ट नोट आता है हमारे पास ना इस पर। जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बता रहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, इन सब पर आता है। तो अगर आप चैप्टर 5 के शॉर्ट नोट नहीं करना चाहते तो आप चैप्टर 10 के कर लें। अगर 5 कर लिया तो 10 की नीड नहीं है, 10 कर लिया तो 5 की नीड नहीं है। चॉइस बेसिस पर होता है ये। बट MCQs चूँकि निकल जाते हैं तो उसके लिए हमें जस्ट गो थ्रू कर देना है MCQs के क्लासेस को, कि वो जो 33 MCQs आने वाले हैं हमारे, वो गलत ना हो। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ये पढ़ी हुई चीज़ है, रिपीट करा रहा हूँ मैं। लास्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको पढ़ा दिया था। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड होता है जिसमें कम से कम एक एल्डिहाइडिक और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। एम्पिरिकल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का CxH2OY हो सकता है। जैसे 6 रख दो इसमें तो C6H12O6 हो जाएगा। ग्लूकोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है कार्बोहाइड्रेट की? सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू शुगर यूनिट्स। याद है आपको? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड बताया था। मोनोसेक्राइड कौन से होते हैं? सिंपल शुगर, जिसको हाइड्रोलिसिस करने पर, पानी में डालने पर कोई रिएक्शन नहीं होता। जैसे कि ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। दूसरा, द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड इज ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, बिकॉज बताया था आपको कि इसके अंदर डेक्स्ट्रो रोटेशन होती है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है इसके अंदर जो प्लेन पोलराइज लाइट होता है, इसलिए ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेशन करता है। सनलाइट जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको। नेचुरली ये ग्रेप्स के अंदर और हनी के अंदर, अंगूर में और शहद में पाया जाता है ये ग्लूकोज। फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर सेम फार्मूला होता है, ये भी हमारा मोनोसेक्राइड है। ये स्वीटेस्ट शुगर है, MCQ के लिए याद करना है। स्वीटेस्ट शुगर हमारा फ्रक्टोज है, पिछली क्लास में ये बताया था आपको। ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड मतलब जिसको पानी भी डिकम्पोज करें तो फिर 2 से 10 सिंपल शुगर यूनिट में ये ब्रेक हो जाए, दैट इज कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल सक्रोज हमारे पास ओलिगोसेक्राइड है, कि सक्रोज को जब पानी में डालते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 यूनिट्स में ब्रेक हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सक्रोज है वो क्या है भाई? वो एक डाइसेक्राइड है। कि जो हमारा ये जो सक्रोज है ये हमारा एक डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड क्यों है? जो कि पानी में डालने पर 2 सिंपल शुगर यूनिट्स में ब्रेक हो रहा है। सक्रोज के अलावा लैक्टोज भी एक डाइसेक्राइड है। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, मिल्क के अंदर होता है ये। माल्टोज, ये भी हमारा डाइसेक्राइड है। माल्टोज के बारे में पता है कि 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर माल्टोज बनता है। पॉलीसेक्राइड किसे कहते हैं? जिसमें 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स हो, ये पॉलीमर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट स्टार्च, जिसको जब स्टार्च कहते हैं, और एनिमल स्टार्च, जिसको ग्लाइकोजिन कहा जाता है। और सेलुलोज जो नेचुरल पॉलीमर है, जिससे घास फूस वगैरह के अंदर होता है,
स्टार्च को जब पानी में डालते हैं तो इससे n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं, मतलब वेरी लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स में ये डिकम्पोज हो जाता है। तो इस तरह से शुगर यूनिट्स के लिहाज से मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में जो है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से दो टाइप्स के हो सकते हैं, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज वो होगा जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोज कौन सा होगा जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है। जब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर हमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मिलता है, और जब हम कीटोन के फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें कीटोनिक ग्रुप हमें यहाँ पर मिलता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, चूँकि दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, चूँकि दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, एक में एल्डिहाइड है और एक में कीटोन है। सही है। नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिहाज से हम किस तरह कहेंगे, 3 कार्बन एटम है तो ट्राइओस, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस, 7 है तो हेप्टोस, इस तरह से। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे पास हेक्सोस शुगर है, क्यों, 6 कार्बन एटम्स होते हैं, दैट्स सही है। नेक्स्ट है टेस्ट के लिहाज से। टेस्ट के लिहाज से दो टाइप्स, शुगर और नॉन शुगर, याद है ये भी बताया था। तो जितने भी मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड है वो शुगर है, और पॉलीसेक्राइड क्या है, नॉन शुगर है। शुगर्स पानी में हल हो जाते हैं, नॉन शुगर पानी में हल नहीं होते हैं। शुगर का स्वीट टेस्ट होता है, नॉन शुगर को टेस्ट नहीं होता। शुगर क्रिस्टलाइन होते हैं चीनी जैसे, और नॉन शुगर्स अमरफस होते हैं जैसे आटा, एग्जाम्पल दिया था आपको। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज ये सब शुगर है, और स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सारे हमारे पास नॉन शुगर्स हैं, टेस्ट नहीं होता है इनका। और फिर दूसरी चीज़ क्या कि ये अमरफस होते हैं और फिर पानी में हल नहीं होती हैं सारी चीज़। इसके बाद रिड्यूसिंग नेचर के लिहाज से दो तरह के शुगर याद हैं, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा भाई, जो टॉलरेंस रिएजेंट और फाइलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके, और ये टॉलरेंस रिएजेंट और फाइलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता। अब चूँकि टॉलरेंस एजेंट और फाइलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस सिर्फ एल्डिहाइड करते हैं, तो जितने भी एल्डोज शुगर होता है रिड्यूसिंग होता है, और जितने भी कीटोज शुगर होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। ऑल मोनोसेक्राइड और ऑल ओलिगोसेक्राइड एक्सेप्ट सक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर। सारे मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर है, और सारे ओलिगोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर है सिवाय सक्रोज के। इस तरह एक ओलिगोसेक्राइड सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारे पॉलीसेक्राइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं हमारे पास, ये इसको याद रखें। बस ये हमारी क्लासिफिकेशन यहाँ पर एंड हो गई। एक डेफिनेशन आ सकती है 1 नंबर की, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसे कहते हैं, तो देखें दो तरह की लिंकेज होती है। एक हमारे पास कहलाता है बच्चों ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज, ईथर लिंकेज क्या होता है भाई, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ये लिंकेज होता है, दिस इज कॉल्ड ईथर लिंकेज, है ना भाई। ईथर इसी तरह से होता है, डाईइथाइल ईथर वगैरह। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, OCO, मतलब कार्बन दो तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ा हो, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाए जाते हैं किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, जब वो जुड़कर ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं तो वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ते हैं। जैसे सक्रोज जो है ना, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन है, दोनों के मिलने से बनता है। तो ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज किस तरह से मिले होंगे, ऑक्सीजन इसका ऑक्सीजन एक कार्बन से जुड़ा होगा, इस तरह से ही होंगे। तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बस सिंपल कि मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर बॉन्डेड थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टू फॉर्म ओलिगोसेक्राइड। द OCO bond is in carbohydrate is called glycosidic linkage. It is different from ether linkage, that is COC. समझ में आ गई बात। तो जो मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं ना, जुड़कर ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं, वो जिस लिंकेज से जुड़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हो जाएगा ना, डेफिनेशन आएगा तो अभी सिंपल। तो मसला यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही बात। MCQs के लिए बस निकालें। यस अच्छा, एक अलग सवाल बन सकता है शॉर्ट में कि राइट डाउन द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट का फ़ायदा क्या है, क्यों खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये चावल क्यों खाते हैं हम, रोटी क्यों खाते हैं हम, आलू क्यों खाते हैं हम, क्या फ़ायदा होता है उसको खाकर। तो इम्पोर्टेंस अगर आपसे पूछ लें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस किसकी, भाई कार्बोहाइड्रेट की, यू हैव टू राइट आउट दीज थिंग्स। अब कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास राइबोस और डीऑक्सीराइबोस होता है, जो क्या किस में मौजूद होता है, RNA और DNA में। RNA में राइबोस शुगर होता है और DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और ये हर सेल के अंदर होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर, एंड दे आर हेरिडिटरी कैरियर्स।
मेडिकल के स्टूडेंट जानते हैं कि हेरेडिटी कैरियर्स होते हैं जो जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं ना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो आरएनए और डीएनए के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइबोज शुगर इसके अंदर होते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। अगर आपने पढ़ा है ना उसमें फर्स्ट ईयर में वॉटसन के एक मॉडल, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा सर, तो वॉटसन के एक मॉडल उसी में। सेकेंड है सेलुलोज, भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो घास फूस में होता है, और जो एक न्यूट्रेंट है किसके लिए, हर्बीवोरस एनिमल के लिए, मतलब जानवरों के लिए, पौधों के लिए, ठीक है। यस, अरे आगे पीछे कहीं बैठ जाओ, डोंट डिस्कस, ओके। मतलब ये रिकॉर्डिंग में ऑनलाइन बेइज्जती भी हो जाती है, इसलिए नाम नहीं ले रहा मैं। तो सेलुलोज, और आप की इंसल्ट होती है तो मतलब 80,000 बच्चों के सामने होती है, 80,000 बच्चों के सामने इंसल्ट, बहुत बड़ी बात है ये, तो बेहतर है कि तारीफ़ करवाएं इसलिए। तो सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो न्यूट्रेंट है हर्बीवोरस एनिमल के लिए, ये पत्तों में होता है। मैंने आपको बताया था कि इंसान का जो जिस्म है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो उसके पास एंजाइम नहीं है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इंसान इसको घास फूस नहीं खा सकता ज़्यादा। शुगर और स्टार्च जो हम खाते हैं, शुगर खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर जो एंजाइम होती है ना स्टमक में, वहाँ पर वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज बन जाता है। तो जो आपके स्टमक में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है तो वो इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू, इंटेस्टाइन के वॉल्स होते हैं ड्यूडेनम जिसको हम कहते हैं, ड्यूडेनम के थ्रू क्या होता है वो ब्लड में मूव कर जाता है। और जब वो ब्लड के अंदर जाता है, अच्छा यहाँ पर तो आई थिंक ये अमान हो गया, या फिर आप भी मेडिकल से हो ना, तुम भी मेडिकल से, लबीबा भी, बस थोड़ा सा आपको मसला आएगा ये सब पढ़ने में, मतलब आप तीन तो बड़े मज़े से पढ़ लेंगे उसको, क्योंकि आपको पहले से पता है, पर थोड़ा सा आप ज़्यादा इसलिए फोकस करो, मंजिला से कह रहा हूँ, क्योंकि आप इंजीनियरिंग साइड से हो ना, तो आपके लिए थोड़ी नई चीज़ें हो सकती हैं, ये हो सकता है। मेडिकल वालों के लिए कोई नई बातें नहीं है लिखी हुई, बल्कि ये तो और ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं मुझे कि सर आप ऐसे बता रही तो और लंबा होता है, आप तो इतना शॉर्ट में बता के निकल जा रहे हैं, ऐसे ही होता है ना, क्योंकि मेडिकल में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों को। डीएनए आरएनए आपने तो बस बोल दिया भाई राइबोज और ये, लेकिन अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ना इसके अंदर, तो मेडिकल वाले तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं चैप्टर 10, कोई मसला नहीं। इंजीनियरिंग वालों को थोड़ा फोकस करना पड़ता, ठीक है। तो जब वो सेल के अंदर जाता है, मतलब ब्लड के अंदर जब हमारे ग्लूकोज रिसीव होता है, तो वहाँ पर ग्लूकोज की कंबशन होती है, इससे एनर्जी मिलती है किसको, हमारी पूरी बॉडी को। ग्लूकोज कंबशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट मिलता है, तभी हमारी बॉडी गर्म हो रही होती है बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले में, क्योंकि ये प्रोसेस हर वक्त चल रहा होता है मेटाबॉलिज्म का। इस तरह से अच्छा बॉडी ग्लूकोज का कुछ पार्ट स्टोर भी कर लेती है रेनी डेज के लिए, ये भी आप जानते हैं, वो लीवर में ग्लाइकोजन के अंदर। और अगर बॉडी शुगर में लो होती है तो क्या करता है अभी वो ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज होकर बॉडी में शुगर की कमी को पूरी करता है। दो तरह के एंजाइम से, एक शुगर को घटाते हैं, एक शुगर को बढ़ाते हैं। अगर बॉडी में अगर शुगर की मिकदार बढ़ जाए तो उसमें पेंक्रियाज से आता है आपका पेंक्रेटिक डक्ट, जिसके अंदर क्या होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, फिर उस ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। और अगर ग्लूकोज पहले से डाउन है, फिर लीवर से आता है यस ग्लाइकोजन, हाँ यस, तो उसके अंदर ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन क्या करता है, फिर वो हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज लेवल को अप कर देता है। तो ये दो पूरा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, किस तरह से पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखना। पसंद आ गई है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मेडिकल वाले डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का फ़ायदा फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा आपने, ये सब ये दोबारा रिपीट हो रहा है केमिस्ट्री का। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए मैं बायो में, ठीक है, नई चीज़ तो नहीं है। अमाइनो एसिड्स ये भी पढ़ा होगा आपने बार, तो अमाइनो एसिड्स बस इसलिए जल्दी में बस ख़त्म कर रहे हैं इसको ना बस। तो अमाइनो एसिड्स किससे कहते हैं, दो चीज़ें होती हैं, अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप। वो कंपाउंड जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप हो NH2 और साथ में एसिडिक ग्रुप भी हो, दैट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अमाइनो ग्रुप। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद है उसका अलग होता है अमाइनो एसिड, कि ये रहा दिस इज अमाइनो एंड दिस इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइनो एसिड्स बहुत बड़ी मिकदार में मिलने के बाद क्या बनाते हैं हमारे पास, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ये लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन थ्रू पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड।
ठीक है, इसलिए पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है प्रोटीन्स को। सम अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, कुछ अमाइनो एसिड तो हमारी बॉडी बना देती है, उसको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जब हमें उसको अपनी डाइट से, अपनी खुराक से हासिल करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। याद रखिए कि टोटल 10 हैं, 10 अमाइनो एसिड है जो एसेंशियल है, जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, बाकी सारे का सारा अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला हो गया, जिसमें एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है। अमाइनो एसिड के टाइप्स कितनी तरह के होते हैं? अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो 3 टाइप के होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड, गैमा अमाइनो एसिड। तो अल्फा अमाइनो एसिड क्या होगा? जिसमें अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन से अटैच होगा। देखो जरा, ये हमारे पास COOH हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, दिस इज Fg। और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है सब जानते हैं अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन के साथ अगर अमाइनो ग्रुप अटैच है तो दिस विल बी कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड क्या होगा? जिसमें अमाइनो एसिड अल्फा कार्बन के साथ अटैचमेंट करेगा। बस समझ में आ गई? तो वो अल्फा अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? बीटा अमाइनो एसिड। बीटा अमाइनो एसिड किसे कहेंगे? बीटा कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जिसमें NH2 ग्रुप, तो बीटा अमाइनो एसिड। देख लो बीटा में अटैच हुआ है, इसमें चेक करो स्ट्रक्चर, देखो बीटा में अटैच है NH2 ग्रुप, बीटा कार्बन, अल्फा के साथ तो अटैच नहीं है। और तीसरा कौन सा है भाई? गैमा अमाइनो एसिड। कौन सा होगा? जो गैमा कार्बन के साथ अटैच होगा। इसमें देखो गैमा कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज गैमा अमाइनो एसिड। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से 3 तरह के, अल्फा, बीटा, गैमा। सिंपल, आराम से हो जाएगा ये। और फिर नेचर के लिहाज से 3 तरह के, न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड से क्या मुराद है? अब आपको पता है कि एसिड के अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप बेसिक होता है NH2, ये अमाइनो ग्रुप, ये बेसिक ग्रुप है। और COOH, ये वाला आपका कौन सा ग्रुप है भाई? एसिडिक। अगर जितना अमाइनो ग्रुप है उतना ही COOH एसिडिक ग्रुप, मतलब एसिडिक और बेसिक ग्रुप बराबर है, तो वो अमाइनो एसिड कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। यही लिखा हुआ है ना भाई, अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग 1 एसिडिक ग्रुप एंड 1 बेसिक अमाइनो ग्रुप आर नोन एज न्यूट्रल अमाइनो एसिड। जैसे ये देखो एग्जाम्पल के साथ, नाम है एलेनिन। एलेनिन एक अमाइनो एसिड है। एलेनिन में देखो आप, एक COOH और एक NH2 है, तो ये न्यूट्रल हो गया। अब बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा होगा? जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा, किससे? COOH से। ये देखो लाइसिन, लाइसिन हमारे पास एक बेसिक अमाइनो एसिड। बुला रहे हैं मुझे? ठीक है, ओके। तो लाइसिन में आप देख लो बेसिक ग्रुप ज़्यादा है, एसिडिक ग्रुप एक ही है, तो लाइसिन क्या हमारा? बेसिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड क्या होगा? जिसके अंदर COOH ग्रुप इज़ मोर देन NH2 ग्रुप। जैसे यहाँ एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड भी हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है, नाम ही में एसिड लिखा हुआ है इसके। तो उसमें देखो COOH ग्रुप ज़्यादा है और NH2 ग्रुप का में 2 COOH ग्रुप, एक NH2 ग्रुप है, दिस इज एस्पार्टिक एसिड। ये क्या हो गया हमारा? एसिडिक अमाइनो एसिड। बात समझ में आ गई? इस स्ट्रक्चर के लिहाज से 3 टाइप है, अल्फा, बीटा, गैमा, और नेचर के लिहाज से 3 टाइप है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। बेसिक आगे बढ़े, बाकी PDF में इसका भेज दूंगा ना, उससे आप रीड आउट करना हो तो याद भी करना हो तो यहीं से करना, बुक वगैरह से नहीं करना, ठीक है। वो बहुत लॉन्ग है, उसमें हो नहीं पाएगा। वर्डिंग्स भी मुश्किल है, मैंने वर्डिंग आसान लिखी हुई है ना, एक बार पढ़ोगे और 100% याद हो जाएगा, दूसरी बार पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक बार पढ़ना है जस्ट। अच्छा, अमाइनो एसिड का क्या रोल है बॉडी में? एक तो कार्बोहाइड्रेट का रोल मैंने आपको बता दिया। अमाइनो एसिड बॉडी में क्या, किस तरह से काम आता है भाई? देखो, जब हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें प्रोटीन है, जैसे एग या गोश्त, अंडे में और मिल्क के अंदर, और इस तरह से आपका गोश्त के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन रिच फूड से सारे ये, या किसी ने प्रोटीन शेक ही पी लिया, कुछ भी ऐसा, तो प्रोटीन रिच फूड जब हम उसको इनटेक करते हैं बॉडी में, तो कुछ एंजाइम क्या करते हैं, वो एंजाइम आगे बताऊंगा। पेप्सिन, पेप्सिन एक एंजाइम होता है बॉडी के अंदर, पेप्सिन। इसी पेप्सिन से पेप्सी निकला है, पेप्सी कोला। तो पेप्सिन क्या करता है? जैसे मैंने इंसुलिन का बताया था, इंसुलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज करता है। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक करता है। ट्राइप्सिन भी होता है, पेप्सिन भी होता है। डाइजेस्टिव जूस है ये। तो पेप्सिन क्या करता है भाई? डाइजेस्टिव जूस है ये, तो ये क्या करेगा? ये हमारा जो प्रोटीन है उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा।
तो बहुत से एंजाइम एक्ट करते हैं प्रोटीन में और उसको हाइड्रोलाइज करते हैं कम्प्लीटली किसमें, अमाइनो एसिड में। फिर ये अमाइनो एसिड ब्लड में रिसीव होता है एब्जॉर्प्शन के थ्रू बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जिसको ड्यूडेनम कह रहा था मैं अभी, और फिर ये सेल्स तक जाता है। और सेल में जाने के बाद 3 काम हो सकते हैं, 3 काम करता है अमाइनो एसिड। पहला, द अमाइनो एसिड में बी सिंथेसाइज बैक टू बॉडी प्रोटीन। देखो एक फूड प्रोटीन होता है, एक बॉडी प्रोटीन होता है। फूड प्रोटीन क्या है, जैसे अंडा है वो फूड प्रोटीन है, गोश्त है वो फूड प्रोटीन है। अब आप उसको खा लिए, ठीक है, आपने उसको खा लिया, खाने के बाद जब वो सेल में जाएगा ना तो बॉडी प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, मसल्स बना देगा, मसल्स बनाएगा, नेल्स बनाएगा, हेयर्स की ग्रोथ में मदद देगा, बॉडी प्रोटीन इनको कहते हैं, बॉडी प्रोटीन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन में टेक प्लेस टू प्रोवाइड एनर्जी। ये अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन करके एनर्जी भी आपको दे सकता है, जिससे आप चल फिर सकते हैं, दौड़ भाग सकते हैं, एनर्जी मिल सकती है। इफ़ द डाइट इज लो इन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, बॉडी प्रोटीन में बी ट्रांसफॉर्म इनटू आइदर ऑफ दिस टू मेक हार्मोन्स और अदर बॉडी नेसेसिटीज़। अगर आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट या फैट में लो है तो प्रोटीन क्या कर सकता है, अपने स्ट्रक्चर चेंज करके इन तमाम कंपाउंड्स में चेंज हो सकता है और बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी पूरी कर सकता है। यही वजह है कि एग या अंडा उसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि एग इज़ अ कंप्लीट फूड। अगर ज़िंदगी भर इंसान अंडे भी खाते रहे ना एग, तब भी इंसान हट्टा कट्टा रहेगा। वजह क्या है, क्योंकि एग इज़ रिच ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या करता है कि अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट नहीं है, तो उसकी कमी पूरी कर देगा वो। लेकिन अगर सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट खाते रहो और प्रोटीन लाओ तो ये मसले की बात है, ये बड़े मसले की चीज़। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकते, सिर्फ फैट्स नहीं खा सकते, लेकिन सिर्फ प्रोटीन ज़रूर खा सकता है इंसान। सही बात है ना ये। तो ये सिंपल बात हो गई इसमें अमाइनो एसिड का रोल। समझ में आ गया सबको? बस उसको पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना एक बार, ठीक है। मतलब वर्डिंग्स में कोशिश करता हूँ अपने तौर पे आसान से आसान लिखूँ, कोई मुश्किल वर्ड्स ना डालूँ। जैसे मैंने खुद लिखा होता है, तो बुक से मैंने नहीं लिखा होता कहीं से भी। तो आपको दिख रहा होगा कि बुक में से इतना आसान तो कभी नहीं लिखा होता, ताकि याद जल्दी हो जाए, परेशान ना हो। सेकेंडरी केमिस्ट्री पहले ही बहुत लॉन्ग है, उसको और परेशान होने से बेहतर है कि आसान तरीके से याद करो। अच्छा, एक डेफिनेशन और आ सकती है, MCQ आ सकता है, ज़्विटर-आइन। ट्विटर नहीं है, ज़्विटर है ये, ज़्विटर-आइन इफेक्ट। ज़्विटर-आइन किसे कहते हैं कि डाईपोलर बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आइन इज कॉल्ड ज़्विटर-आइन। एक ऐसा आइन जिसमें 2 पोल्स हों लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, उसका अलग बोलते हैं ज़्विटर-आइन। कैसे? जैसे देखें, ये रहा, ये हमारे पास अमाइनो एसिड है। अब इसमें यहाँ पर ये एसिड है और ये हमारे पास बेस है। एसिड H+ देता है, बेस H+ लेता है। तो ये एसिड क्या करेगा, अपना H+ इस बेस को दे देगा, NH2 को। तो यहाँ COO- हो जाएगा और यहाँ NH3+ हो जाएगा। तो 2 पोल्स आ गए, तो डाईपोलर हो गया ये। उसके बावजूद ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करो तो ये न्यूट्रल है। तो कौन से आइन ज़्विटर-आइन कहलाते हैं कि जिसके अंदर 2 चार्जेस हों, +भी -भी, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसे न्यूट्रल, दैट इज कॉल्ड ज़्विटर-आइन। तो अमाइनो एसिड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ज़्विटर-आइन। इसमें 2 चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। उसके बावजूद मॉलिक्यूल पूरा न्यूट्रल होता है। बस में आ गई, दिस इज ज़्विटर-आइन इफेक्ट। बस ये याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन है 1 नंबर की, अगर आई तो बता देना, अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज किसे कहते हैं भाई, कि जो हमारा, बस इसमें सिंपल ये याद रख लें कि हमारे जो अभी मैंने क्या बताया, अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो जब वो जुड़ते हैं तो किस लिंकेज से जुड़ते हैं, पेप्टाइड लिंकेज से या पेप्टाइड बॉन्ड से। बस ये याद रखें। और जिस तरह से मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ते हैं, तो अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते हैं। और कौन सा पॉलीमर बनता है, एक MCQ उसके लिए याद करने, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। कि प्रोटीन असल में कंडेंसेशन पॉलीमर होता है जिसमें वाटर की रिमूवल होती है। और कंडेंसेशन पॉलीमर किसका होता है, अल्फा अमाइनो एसिड्स का होता है। तो अल्फा अमाइनो एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमर हमारा प्रोटीन होता है। और वो किसके साथ जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। बाकी वर्डिंग्स याद कर सकते हैं आपको, मसला नहीं, यही चीज़ बात हो रही है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन्स की, ये प्रोटीन्स का बॉडी में क्या इम्पैक्ट है, क्या फ़ायदा होता है। तो बहुत सारे काम है प्रोटीन का, तो बहुत ही काम है बॉडी के अंदर कि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। असल में एंजाइम्स खुद प्रोटीन होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। जो एंजाइम के टॉपिक में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि एंजाइम्स क्या होते हैं और उसकी डिटेल यहाँ नहीं बता रहा। स्टोरेज प्रोटीन भी होते हैं,
जो आयरन को और दूसरे सब्सटेंस को स्टोर करते हैं, जैसे हेमोग्लोबिन, ये स्टोरेज प्रोटीन है जो आयरन को स्टोर करता है और डिफरेंट मिनरल्स को स्टोर करके रखता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी होते हैं जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ब्लड में लेकर जाते हैं। हेमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी है जो ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन्स ये भी प्रोटीन होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होता है। हार्मोन्स क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि इंसुलिन का बताया था अभी आपको मैंने, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। डिटेल में नहीं जा रहा, वरना जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बैठे हुए ना वो थोड़ा बोर हो जाएंगे, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर से मेडिकल वाले चाहेंगे कि सर उनको डिटेल बता दें क्योंकि उनके बायो में फ़ायदा हो रहा होता है उससे, बट एज अ केमिस्ट्री टीचर के लिहाज से मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं केमिस्ट्री जितना ही रख रहा हूँ उसको, ठीक है। अगर ये चैप्टर है बायो केमिस्ट्री का, लेकिन मैं बायोलॉजी से थोड़ा दूरी हूँ इसके अंदर। एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी क्या करते हैं भाई? हमारी बॉडी को पैथोजिन से, पैथोजिन मतलब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनसे बचाते हैं। ये हमारे पास 5 फ़ायदे हो गए किसके भाई? प्रोटीन के। अगर सवाल है राइट डाउन द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, ये 5 फ़ायदा लिख सकते हैं उसके अंदर। ईजी है, सिंपल है कि एंजाइम्स के बारे में बता दो, स्टोरेज प्रोटीन के बारे में बता दो, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में बता दो, हार्मोन्स के बारे में बता दो और एंटीबॉडीज़ के बारे में बता दो। मेडिकल वाले डायरेक्ट लिख सकते हैं इनके बारे में अच्छा खासा, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले थोड़ा याद कर लें एक एक लाइन्स को, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर अटैम्प्ट करना है फिर मैं बता रहा हूँ, नहीं अटैम्प्ट करना था आप छोड़ सकते हैं क्योंकि चॉइस वाला चैप्टर है। अच्छा, प्रोटीन्स पे अगर शॉर्ट नोट आए तो प्रोटीन्स के हमें टाइप्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है। प्रोटीन क्या है, क्या बताया था कि प्रोटीन कंडेंसेशन पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का, जो लिंक किससे होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं ये, प्रोटीन असल में पॉलीमर होते हैं, तो बड़े मॉलिक्यूल हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बहुत हाई रेंज का होता है, 1000 AMU से ज़्यादा होता है। तो इतना ज़्यादा हैवी मॉलिक्यूलर वेट होता है किसका? प्रोटीन्स का। अब प्रोटीन्स की टाइप्स, प्रोटीन के 2 मेन टाइप्स हैं, सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होता है? जो सिर्फ अमीनो एसिड से मिला होता है और अमीनो एसिड के अलावा किसी और चीज़ से बना नहीं होता है, वो सिंपल प्रोटीन कहलाता है, जिसमें सिर्फ अमीनो एसिड होता है बस और कुछ नहीं, वो सिंपल प्रोटीन है। अब जैसे सिंपल प्रोटीन में एल्ब्यूमिन है और एल्ब्यूमिनॉइड है, 2 याद कर लें। एल्ब्यूमिन एक सिंपल प्रोटीन है जो अंडे में और दूध में होता है, और एल्ब्यूमिनॉइड ये बॉडी प्रोटीन है असल में, ये नेल में आपके नाखून जो है ना वो भी प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिनॉइड, ठीक है। और आपके जो बाल हैं हेयर, वो भी प्रोटीन है असल में, तो उसमें सिर्फ अमीनो एसिड है और कुछ नहीं। उसका पॉलीमर बना हुआ है, तभी स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर हमारे बनते हैं, मतलब बाल होते हैं। फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या होगा कि अमीनो एसिड के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, कि दूसरा कंपाउंड भी लगा हो सकता है, और जो दूसरा कंपाउंड लगा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोस्थेटिक ग्रुप। नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस जो होता है प्रोटीन के अंदर, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। कुछ लोग उसको को फैक्टर भी कहते हैं, तो को फैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ही बात है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब इसमें देखो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोनिल ग्रुप एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप मौजूद होता है। कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड हो, ये होता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल म्यूकिन इन सलाइवा, सलाइवा जो है इंसान के बकल कैविटी में, माउथ में, उसमें सलाइवा के अंदर होता है म्यूकिन। म्यूकिन क्या करता है? म्यूकिन प्रोड्यूस करता है म्यूकस। वो म्यूकस क्या करता है? खाने का बोलस बनाता है। बोलस मतलब गोल गेंद बनाते हैं, जिसको आप एलिमेंट्री कैनल से आराम से वो घूमते 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 आपके स्टमक में गिर जाता है, पता होगा ना, ये बोलस जो बनता है खाने का। तो म्यूकिन वो प्रोड्यूस करता है म्यूकस के थ्रू, तो वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है। वो भी एक तरह से ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि उसमें कार्बोनिल ग्रुप कहीं ना कहीं होगा। अब स्ट्रक्चर पे नहीं जाओ, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन क्रोमो से निकला है, जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप आयरन होता है। क्रोमो क्यों कहते हैं? इसका एक कलर होता है। हेमोग्लोबिन आपको पता है किस कलर का होता है? रेड। तभी RBC जो होता है ना, रेड ब्लड सेल, उसका कलर क्या होता है? रेड होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। लाइपोप्रोटीन, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास लिपिड होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल एक लाइपोप्रोटीन है। फॉस्फोप्रोटीन, इसमें फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, जैसे कि मिल्क में अंदर केसिन होता है। तो ये केसिन मिल्क का एक प्रोटीन है जो एक लाइपोप्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, चूँकि उसके अंदर अमीनो एसिड के अलावा जब उसको डिकम्पोज करेगा तो फॉस्फोरिक एसिड भी निकलेगा। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स देते कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो प्रोटीन 2 तरह के हैं भाई, या सिंपल है या कॉन्जुगेटेड है। सिंपल हुआ तो सिर्फ अमीनो एसिड, और अगर कॉन्जुगेटेड हुआ तो अमीनो एसिड के साथ कोई दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप भी। प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिहाज से अगर वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोनिल है तो ग्लाइकोप्रोटीन, अगर वो आयरन है तो क्रोमोप्रोटीन, अगर वो लिपिड है तो लिपोप्रोटीन, अगर वो फॉस्फोरिक एसिड तो फिर फॉस्फोप्रोटीन। इतना याद रखें कम से कम, बस हो गया। समझ में आ गई बात? सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ पर जो लिखी है?
ये शॉर्ट नोट बन रहा है पूरा आपका इस तरह से, आराम से 2-3 पेज खिंचा जाएगा। मतलब हम यही देखते हैं कॉपी भर रही है कि नहीं भर रही है, सिंपल सी बात है। आसान चीज़ है, कॉपी भर रही है, खुश हो जाए कि नंबर आ जाएगा। हाँ, अगर समझ ही में नहीं आ रही एक चीज़, फिर मसला है, फिर एक पेज में नहीं भराता। ये चीज़ ऐसी नहीं है, आराम से पेज भरते हुए निकलेगा स्मूथली, है ना। जहन में आ रहा है ना, अगर थोड़ा सा मेहनत कर लो क्या पेज नहीं भराएगा सर? बिल्कुल भराएगा। मतलब ईजी टू थिंकिंग है। और मेडिकल वाले तो अपनी तरफ से चस्के लगा सकते हैं इसके अंदर एक से एक, है ना। मतलब कुछ ना कुछ डाल दो बायोलॉजी का उठा के। इंजीनियरिंग वालों को इतना ही करना होगा, लेकिन मेडिकल वाले तो कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हैं उठा के। क्योंकि मैंने जो ये लेक्चर बनाया ना, इंजीनियरिंग को देखते हुए बनाया है, मेडिकल को देखते हुए नहीं बनाया, वरना वो समझ भी नहीं आएगा फिर। तो मेडिकल वाले बहुत सारे एतराज़ करते हैं कि सर आपका लेक्चर बहुत शॉर्ट है यार। मैं यही कहता हूँ भाई, ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं इसको हम, ये बायोलॉजी के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं इसको हम, क्या मैं बहुत डिटेल में चले जाऊँ। इसको इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ेंगे, तो फिर हम इसको ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते, बुक वाले भी नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद लिपिड्स, ये प्रोटीन ख़त्म हो गया। अब लिपिड्स पे आ जाओ। लिपिड्स किसे कहते हैं, ये अलग शॉर्ट नोट है। लिपिड किसे कहा जाता है? अभी लिपिड का नाम मैंने लाइपोप्रोटीन में लिया था। लिपिड किसे कहते हैं? ठीक है, मेडिकल वालों को हाउ नो हो कि लिपिड के बारे में कुछ ना कुछ है, थोड़ी बहुत हाउ नो लिपिड्स के बारे में, फैट्स, ऑयल, वैक्सेस के बारे में हो कि नहीं, बिल्कुल हाउ नो नहीं है। ओके ना, कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लिपिड्स क्या है? लिपिड्स कुछ नेचुरली अकरिंग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सॉल्युबल हो जाते हैं किसके अंदर? ब्लूर्स रिएजेंट के अंदर। ये मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्गेनिक में। ब्लूर्स रिएजेंट क्या है भाई? डाइइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर है। ये क्या कर सकता है? लिपिड्स को अपने डिजोल्व कर सकता है। हर वो चीज़ जो ब्लूर्स रिएजेंट को हल हो सके वो लिपिड है। अब लिपिड के 3 टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड, स्टेरॉइड। सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और स्टेरॉइड। स्टेरॉइड वगैरह नाम सुना होगा आपने, क्लब वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल, कंपाउंड लिपिड और स्टेरॉइड। सिंपल लिपिड कैसे कहते हैं? नेचुरली अकरिंग ऑयल, फैट एंड वैक्सेस आर कलेक्टिवली नोन एज सिंपल लिपिड। ऑयल, फैट और वैक्सेस, तेल, चर्बी और मोम, ये 3 चीज़ें, तेल, चर्बी और मोम, ये हमारे पास कहलाता है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स एस्टर्स होते हैं, ऐसा में लॉन्ग चेन फैटी एसिड के अल्कोहल के साथ। मतलब ये एस्टर होते हैं, मतलब एस्टर होते हैं लेकिन लॉन्ग चेन, समझ रहे हो? लॉन्ग चेन इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड अल्कोहल्स के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन एस्टर बनाते हैं। तो लॉन्ग चेन एस्टर्स होते हैं। सिंपल लिपिड्स को फर्दर फिर हम 2 टास्क में क्लासीफाई कर सकते हैं, फैट्स और ऑयल और वैक्सेस। सिंपल लिपिड्स की जब बात करें तो फिर वो फैट्स एंड ऑयल और वैक्सेस में डिवाइड हो सकते हैं। ये दोनों अलग अलग होते हैं। फैट, ऑयल और वैक्सेस में डिफरेंस होता है। फैट्स एंड ऑयल क्या होता है भाई? ये एस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल के साथ विथ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड। उनको ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। मतलब ये ग्लिसरॉल आपका हुआ, ग्लिसरॉल, और ये आपका हो गया हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये ग्लिसरॉल है, 1 2 3 प्रोपन ट्रायोल, ग्लिसरीन भी जिसको आप कहते हैं। इसके साथ जब एसिड को मिलाएंगे तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो फैट और ऑयल का बनेगा। अच्छा, फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस है? अगर यहाँ पर कहीं पर अनसैचुरेशन आ जाए, अगर ये सैचुरेटेड है तो फिर यह फैट होगा, और कहीं अगर ये अनसैचुरेटेड है तो फिर यह ऑयल होगा। मतलब अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और कहीं पर एक डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो फैट्स और ऑयल कैसे बनेंगे? जब हमारा ग्लिसरॉल का रिएक्शन किसके साथ होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होगा, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होगा, जिसको हम फैटी एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा फैट्स एंड ऑयल, जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अब फैट कब बनेगा, ऑयल कब बनेगा? जब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो फिर कार्बन कार्बन के बीच फैट बनेगा, और एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर ऑयल बन जाएगा। सोयाबीन तेल, नारियल तेल, ये सरसों तेल, सब तेल बन जाएगा। तेल के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड होगा, घी के अंदर नहीं होगा, घी फैट है, वो सिंगल बॉन्डेड होता है, सैचुरेटेड होता है। सही है। एसेंशियल फैटी एसिड 2016 में इसकी डेफिनेशन आई थी। एसेंशियल मतलब देखो, जैसे एसेंशियल अमाइनो एसिड बताया था ना मैंने आपको, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, बाहर से लेना पड़ता है। बिल्कुल, एसेंशियल फैटी एसिड क्या होंगे? जो हमारी बॉडी नहीं बना सकेगी, बल्कि हमें बाहर से लेना पड़ेगा, तो वो एसेंशियल हमारे पास फैटी एसिड हो जाएगा। ज़रूरी है कि हम बाहर से लें, बाहर से मुराद की डाइट के थ्रू ले आते हैं। अच्छा, फैट और ऑयल के अंदर क्या डिफरेंस है? चर्बी और तेल में क्या फ़र्क है? मतलब जहन में सोयाबीन तेल रख लो और जहन में रख लो क्या, घी रख लो, तो समझ में आ जाएगा। फैट्स क्या है भाई? एस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल के सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ, जबकि ये भी एस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल के, लेकिन फैटी एसिड आपका इस बार होता है अनसैचुरेटेड।
मतलब डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं आएगा ऑयल के अंदर। सॉलिड होता है फैट, चर्बी सॉलिड होती है, जबकि ऑयल लिक्विड होता है, सोयाबीन तेल वगैरह। चर्बी जानवरों में पाई जाती है, हम में और आप में फैट है, और ऑयल प्लांट्स में पाया जाता है, सोयाबीन तेल वगैरह ये सारे। सिंपल सवाल, ईजी है, 3 डिफरेंस आ गया इसमें। सैपोनिफिकेशन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी बताया था। सैपोनिफिकेशन कौन सा प्रोसेस होता है? वो प्रोसेस जिसमें सोप बनता है, साबुन बनता है, उसको हम लोग कहते हैं सैपोनिफिकेशन। और साबुन बनाते कैसे हैं? फैट या ऑयल के रिएक्शन किसके साथ करते हैं? NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो फैट या ऑयल लेंगे, NaOH से रिएक्शन करेंगे, आपका सोप बन जाएगा, साबुन बन जाएगा। बस आप डेफिनेशन याद करें, इक्वेशन की नीड नहीं होती है। तो वो प्रोसेस जिसमें सोप बनता है वो सैपोनिफिकेशन है। और होता है क्या है इसमें? फैट्स और ऑयल का रिएक्शन हमारे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, क्लियर है मसला? सिंपल समझ में आ रही बात? अच्छा, एक और डेफिनेशन आ सकती है, रैंसिडिफिकेशन। MCQs भी आ सकता है। रैंसिडिफिकेशन, बटर के अंदर बड़ा खासियत एक होता है कि वो रैंसिड हो जाता है। घर पे देखा होगा, बटर है ऐसे रख दो उसको बाहर, फ्रिज में ना रखो, 2 दिन के बाद स्मेल करना शुरू कर देता है, अजीब सा नहीं स्मेल आता है बटर से। क्यों? उसके अंदर एक रिएक्शन हो गया, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिफिकेशन। तो अगर आप ऑयल को फैट को अगर आप ऐसे खुला छोड़ दें तो उसके अंदर से एक फाउल ऑर्डर, एक ऑफेंसिव ऑर्डर आनी शुरू हो जाती है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रैंसिडिफिकेशन। बटर का, मक्खन का ख़राब हो जाना। ऑयल या फैट रिएक्शन करके वो एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एल्डिहाइड एक फाउल स्मेल आपको दे रहा होता है, ख़राब स्मेल। बस ये हो गया रैंसिडिफिकेशन। ठीक है, वर्डिंग्स में मैंने ये चीज़ आपको बता दी, इसके अंदर खुद याद कर लेना घर पे उसको। मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से बता दे रहा हूँ कि है क्या चीज़। डिटेल में नहीं जा रहा, इतना टाइम भी नहीं है और ना ज़रूरत है इसकी। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ द प्योरिटी ऑफ फैट एंड ऑयल इज डिटरमाइन। तो फैट और ऑयल की प्योरिटी किस तरह से डिटरमाइन की जाती है? 3 तरह से, बस नाम याद रख लो। एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू। मतलब ऑयल और फैट कितना प्योर है 3 तरह से बताया जा सकता है, एसिड वैल्यू की मदद से, सैपोनिफिकेशन वैल्यू की मदद से और आयोडीन वैल्यू की मदद से। हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो जो आपका ऑयल या फैट है वो कितना प्योर है। इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, बट 3 नाम याद कर लें, एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, इससे पता लग जाएगा। आगे जो लिखा है उसकी नीड नहीं है, वो उसको समझना पड़ेगा, उसको छोड़ दो। सही है। वैक्स, मोम किसे कहते हैं? देखो, मोम और ऑयल्स एंड फैट में क्या डिफरेंस है सिंपल लिपिड ये भी। वैक्स के अंदर, अच्छा ऑयल और फैट के अंदर क्या होता है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तो लॉन्ग चेन का होता है, लेकिन जो आपका वो होता है लाइक जो अल्कोहल होता है एस्टर बनाने के लिए, वो शॉर्ट चेन का होता है, 3 कार्बन वाला, बस ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल में 3 ही कार्बन होता है ना ग्लिसरीन के अंदर। यहाँ पर अल्कोहल भी लॉन्ग चेन होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड भी लॉन्ग चेन होगा, जब दोनों मिलेंगे तो बनेगा वैक्स। ठीक है, वैक्स नॉर्मली सॉलिड होता है और नरम सा होता है, सॉफ्ट सा। मोम आपने देखा ही होगा मोमबत्ती वगैरह में, कैंडल्स में। तो अब इसमें जैसे एक बीज वैक्स है, बीज वैक्स शहद की मक्खी का छत्ता जो होता है उसके अंदर होता है। आप उसमें देखें C25H31 जो आपका पार्ट आ रहा है वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से, वो भी लॉन्ग पोर्शन का है, और ये वाला पार्ट आता है एस्टर में अल्कोहल से, ये भी लॉन्ग है, 10 कार्बन से ज़्यादा ही है ना भाई, 16 कार्बन है। इस तरह स्पर्मेसिटिक मछलियों के जो है ना वो अंदर से निकलता है, वेल मछली वगैरह में से निकलता है स्पर्मेसिटिक। इसमें भी देखें ये दोनों लॉन्ग चेन के आ रहे हैं। तो अगर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन अल्कोहल से मिलेगा तो जो हमारे पास एस्टर बनेगा वो वैक्स होगा। है तो ये भी सिंपल लिपिड, लेकिन ये फैट और ऑयल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग चेन अल्कोहल हो गया, इस वजह से हमारा ये फैट बन गया। सही है, सॉरी वैक्स बन गया। अब ये तो हमारा सिंपल लिपिड ख़त्म। अब कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड, अभी क्या आप जैसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं बताया था, अमीनो एसिड के अलावा दूसरा और कुछ होगा, इसके अंदर भी ऐसे ही है कि इसके अंदर लिपिड तो होंगे ही है, मतलब वही आपका एस्टर तो बना हुआ होगा, उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ हो सकती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, अमाइन डेरिवेटिव, कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ हो सकती है, कोई प्रोस्टेटिक ग्रुप हो सकता है। एक एग्जांपल याद कर लें, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड एज आ प्रोस्टेटिक ग्रुप इसके अंदर मौजूद होगा। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड तीसरी टाइप है लिपिड की। एस्टेरॉइड्स आर नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड्स, ये वो लिपिड्स होते हैं इनकी सेपोनिफिकेशन नहीं हो सकती, और ये पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं इनके मॉलिक्यूल के अंदर। पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर से मुराद ये कि इसके अंदर इस तरह के ना, अगर आप इसका स्ट्रक्चर अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे ना एस्टेरॉइड के अंदर इस तरह से बने हुए होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं।
तो पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत पेचीदा होता है। तो पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है स्टेरॉइड का, मतलब उसके अंदर बेंजीन रिंग्स वगैरह बहुत सारी अटैचमेंट होती हैं, तो वो स्टेरॉइड कहलाता है। नॉन सपनिफेबल होते हैं और इसके अंदर पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। कुछ कॉमन स्टेरॉइड में से एक कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल जो कि अगर ज़्यादा ब्लड वेसल के अंदर जमना शुरू हो जाए तो फिर ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है और हार्ट अटैक वगैरह का कॉज, जब ब्लॉकेज हो जाती है तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, इन सब चीज़ रख जाते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। प्रोजेस्टेरॉन तो असल में एक हार्मोन है, स्टेरॉइड होता है, वो भी है पॉलीसाइक्लिक। तो वो दैट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टेरॉन होता है। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए नॉर्मली उसको जो है वो उसको डोमिनेट करने के लिए होता है। टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल कैरेक्टरिस्टिक को डोमिनेट करने के लिए बॉडी के अंदर वो होता है। बायोलॉजी वाले जानते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। बाकी कोलिक एसिड भी एक हमारे पास, जो कोलिक एसिड है दैट इज आल्सो एन स्टेरॉइड। ठीक है, तो लिपिड्स हमारे पास 3 तरह के, सिंपल, कंपाउंड, स्टेरॉइड। सिंपल लिपिड क्या होता है, उसके अंदर फिर 2 टाइप है, या तो फैट और ऑयल होगा या वैक्स होगा। फैट और ऑयल होगा तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल कौन सा, ग्लिसरॉल। वैक्स होगा तो दोनों लॉन्ग चेन। कॉन्जुगेटेड लिपिड में लिपिड के अलावा कोई दूसरा प्रोस्टेटिक ग्रुप होगा। स्टेरॉइड में क्या होगा, पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स बने होंगे, बस ये लिपिड खत्म। बस में आगे इतना जितना मैंने आखिरी में बताया ना, समराइज पेपर याद रखें, बाकी इसमें मर्जी आप जितना लिखना चाहो उसको देखो। सही क्लियर है यहाँ तक बात, लिपिड खत्म है। लिपिड पर शॉर्ट नोट आएगा तो अच्छा खासा मवाद इसके अंदर हम लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट नोट पूछ लें तो, और अगर लिखना भी चाहें तो। बस ख़त्म होने वाला है एंजाइम और विटामिन, बस ये 2 चीज़ें हमारे पास हैं, ख़त्म है चैप्टर ये। एंजाइम, एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं। प्रोटीन्स ही होते हैं एक तरह के ये। क्लासेस ऑफ प्रोटीन विच कैटलाइज ऑल टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज डाइजेशन, रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज एंजाइम। इन सबको कैटलाइज करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करते हैं। These biological catalysts do not only accelerate the rate of reaction, ये सिर्फ रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, but also drive a reaction to completion which normally not occurs in the room temperature। ये रिएक्शन को फिजिबल भी बनाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को तो रूम टेम्परेचर पे नहीं हो सकते, बट वो रूम टेम्परेचर पे करके दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे स्टार्च को ग्लूकोज में लैब में सिर्फ उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं जब उसको HCl के साथ बॉयल किया जाता है। HCl के साथ HCl जब डालते हैं ना, उसके साथ बॉयल करते हैं तो क्या होता है, स्टार्च आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन सलाइवा के अंदर हमारा एक एंजाइम होता है अमाइलेज, सलाइवा में होता है। एंजाइम के आखिर में हमेशा एज आता है, अमाइलेज। ये अमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है रूम टेम्परेचर पे। मतलब रिएक्शन को फास्ट तो कर रहे हैं, साथ में रिएक्शन को फिजिबल बना रहे हैं रूम टेम्परेचर पर, जो नॉर्मली लैब के अंदर रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है, बट हमारी बॉडी में रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। ये भी एक काम होता है एंजाइम का, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट अंदर हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर एंजाइम की कैसी होती है कि एंजाइम्स के हमेशा आखिर में, शुरू में तो द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, जिस पर एंजाइम एक्ट करेगा वो सबस्ट्रेट है। और एंजाइम्स का नाम का आखिरी में नाम उसके क्या आता है, एज आता है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर सक्रेज, सक्रेज का क्या मतलब है, ये जाकर अटैक किस पर करेगा, सक्रोज पर अटैक करेगा। और एज का मतलब आ गया कि एंजाइम है। लैक्टेज, लैक्टेज का मतलब इसका अटैक होगा किस पर, इसका सबस्ट्रेट क्या होगा, लैक्टोज, और एज आ गया तो एंजाइम है। तो लैक्टेज, अमाइलेज, माल्टेज, साइमेज, डायास्टेज, इस तरह से होता है ना, हाइड्रोलेज, लाइपेज, बहुत सारे नाम बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं एंजाइम्स के अंदर। फर्स्ट ईयर में होता है ना ये एंजाइम का टॉपिक। अच्छा, एक और रूल के लिहाज से एंजाइम का नाम नेचर ऑफ रिएक्शन के लिहाज से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि डिहाइड्रोजिनेस। अब डिहाइड्रोजिनेस में हम सबस्ट्रेट का नाम नहीं ले रहे, क्या नाम ले रहे हैं कि किस तरह की रिएक्शन को ये कैटलाइज करेगा, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। तो डिहाइड्रोजिनेस, जैसे देखो ये हमारा है मिथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल में से हाइड्रोजन रिमूव किया, H2, एसिटाल्डिहाइड बन गया इथानल। अब अगर ये हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है तो एंजाइम कौन सा चाहिए हमें, डिहाइड्रोजिनेस। ये क्या कर रहा है, इस इथाइल अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है, हाइड्रोजन की रिमूवल कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम नाम सबस्ट्रेट के नाम पर रखें, वो टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको वो कैटलाइज करे उसके नाम से भी रिएक्शन का नाम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या दिया आपको, डिहाइड्रोजिनेस, जो क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को फास्ट करेगा। आगे बात समझ में सिंपल, ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना ये जैसी बातें मैंने लिखी हैं उसके अंदर। अच्छा, फैक्टर्स ऑन अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम बॉडी में कभी ज़्यादा एक्शन करती है, कभी कम एक्शन करती है।
अब ज़रा समझो क्या दो फैक्टर्स हैं एंजाइम एक्शन के, टेम्परेचर और पीएच। और भी बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ये दो याद रखें आप, टेम्परेचर और पीएच। ऑप्टिमम एक्टिविटी एंजाइम की, ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, 37 to 50 डिग्री, ये ऑप्टिमम लिमिट है इसकी। ऑप्टिमम 37 से कम पे एक्शन नहीं करता और 50 से ज़्यादा पे एंजाइम्स एक्शन नहीं करते। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर रेंज दे लॉस्ट देयर एक्टिविटी परमानेंटली। 50 डिग्री से ऊपर पे टोटल एंजाइम अपनी एक्टिविटी लॉस कर देते हैं, लेकिन लोअर 37 से कम डिग्री पे परमानेंटली लॉस नहीं करते, टेम्पोररी तौर पर लॉस करते हैं। और टेम्परेचर जब रेस होकर दोबारा 37 से ऊपर जाते हैं तो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं एंजाइम्स। तो 37 से 50 डिग्री क्या है भाई, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी की। अगर 50 से ऊपर हो गया तो ख़त्म, इंसान मर जाएगा, सारे एंजाइम ख़त्म हो जाएंगे। अगर 37 से डाउन हुआ तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, बट टेम्परेचर दोबारा बढ़ने पर दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ सिंपल। पीएच, हर एंजाइम का एक सर्टेन पीएच होता है जिस पर वो एक्टिव होता है। जैसे पेप्सिन है, उसका एक अलग पीएच पे वो मेंटेन करता है। हर एंजाइम अलग अलग पीएच पे मेंटेन होता है, उसका ऑप्टिमम पीएच भी होता है। तो दो चीज़ों, दो फैक्टर्स हैं उसके, एक पीएच और एक टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? अब इसी के हवाले से क्या होता है कि जब मान लो कि लाइक बुखार जो होता है आपको, उसमें क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है, जब बॉडी में कोई चीज़ बाहर से अंदर आ जाती है, जैसे कि पैथोजन कोई, तो फॉरेन स्पीशी, एंटीजन जो बाहर से अंदर आ जाता है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, तो बॉडी को पता लगता है भाई कोई चीज़ हार्मफुल आ गई है। पुलिस फोर्स बॉडी की मूव करती है और वो क्या करती है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है, तो वो बॉडी का टेम्परेचर रेस कर सकती है। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि जर्म्स वगैरह सर्वाइव नहीं करते हैं, मर जाते हैं वो, तो इसलिए हमें बुखार होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वो बुखार होना बुरी बात नहीं है, तो अच्छी बात है। इसका मतलब योर बॉडी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट द पैथोजेंस विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी। ठीक है ना, तो बुरी चीज़ नहीं है। तो इसलिए तो इस्लाम में है कि भाई जब बुखार होता है तो इंसान गुनाह छड़ते हैं, है ना। तो उसका मतलब ये कि अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है बुखार का होना, लेकिन उससे इंसान थोड़ा स्लो भी हो जाता है, खाना पीना से इसे नहीं खा रहा होता, चूँकि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी वो तो डाउन हो जाती है। इस वजह से ना वो फिर दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी करने का, अजीब सी तबीयत हो जाती है, थकन सा हो जाता है ना, फिर खाया पिया कुछ नहीं जा रहा होता है। वो चूँकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है ना, उसका इफेक्ट एंजाइम पे पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से हम उस तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं। बट वो ज़रूरी है टेम्परेचर का बढ़ना, वरना वो तो जर्म्स इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देंगे बॉडी के अंदर। समझ गए ये चीज़? ये बायोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है इस हवाले से ना। मैं सिर्फ मैं वैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं, इंजीनियर हूँ, बट इतनी चीज़ें आपको बायोलॉजी के बारे में पता होनी चाहिए। मैं खुद मैं सेल्फ इंजीनियर हूँ, अगर आप किसी कोई बच्चे बैठे हुए इंजीनियरिंग के, तो मैं तो खुद हूँ, तो लेकिन इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना भाई। ये तो नहीं ना कि नहीं सर आप हम इंजीनियर हैं, हमें क्या पता होना चाहिए। ये चीज़ें तो हमारी बॉडी की चीज़ें है ना, बॉडी के बारे में वाकफियत हर इंसान को नहीं चाहिए। एक इंजीनियर है, उसके सर में दर्द हो रहा है, वो बोला नहीं भैया मैं तो डिस्प्रिन खाऊंगा ही नहीं। क्यों? मैं इंजीनियर हूँ, मैं क्यों खाऊंगा डिस्प्रिन? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। फालतू बात है ना ये तो यार। या जिस तरह से एक डॉक्टर है, उससे हम कंप्यूटर ही छीन लें, नहीं तो कंप्यूटर नहीं चला, तो मेडिकल का स्टूडेंट यार डॉक्टर कंप्यूटर नहीं चला सकता क्या? जब डॉक्टर कंप्यूटर चला सकता है तो क्या इंजीनियर एक मेडिकल के बारे में नहीं पढ़ सकता क्या? पढ़ सकता है। नीड है ना भाई वो चीज़ों की। जिस तरह से एक डॉक्टर को नीड है कंप्यूटर चलाने की, बिल्कुल इस तरह से एक इंजीनियर को नीड है कि अपनी बॉडी के बारे में समझने की। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग वाले बिल्कुल दूर होते हैं इस चीज़ से, पता ही कुछ नहीं होता उनको। तो फिर इससे क्या होता है कि नुकसान होता है। बहुत बार अर्जेंट जब सिचुएशन आती है ना, CPR देने का वक्त का तो CPR ही नहीं पता होता। CPR होता है ना भाई कि लाइक किसी को अगर स्ट्रोक आ जाए तो किस तरह से उसको होश में लाना है, किस तरह से उसके सीने पर हाथ रख के पंप करना है, सांस को कैसे बहाल करना है, पता ही नहीं होता इंजीनियरिंग वालों को। मेडिकल वाले कुछ तो पढ़ लेते हैं इस चीज़ को, मतलब CPR इंजीनियर बोले नहीं मुझे तो आता ही नहीं है भाई, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं क्यों करूँगा CPR दूंगा, वो तो बंदा मर जाएगा। होता है ना भाई ऐसा। तो पता होना चाहिए, इतनी मेडिकल सबको आनी चाहिए कि जान बचा सको किसी की। नहीं समझ मेरी बात? नहीं मैं नहीं बोलूँ डॉक्टर बन जाओ, बट इतना तो आना चाहिए ना एक्सीडेंटल सिचुएशंस के अंदर बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ लोग बिल्कुल इंजीनियरिंग वाले बायोलॉजी से नफरत करना शुरू कर देते हैं, बायो वाले मैथ से नफरत करना शुरू कर देते हैं। देखिए काम ज़िंदगी में हर चीज़ का कहीं ना कहीं फंसता है बंदा जाके आगे। अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे घर पे मेरी कज़न है, MBBS डॉक्टर है, उनके विंडोज़ तक चलाना नहीं आता, कंप्यूटर ऑन करके उनको कोई फाइल कॉपी करनी नहीं आती, पेस्ट करना नहीं आता। MBBS कर चुके हैं, स्पेशलाइजेशन कर चुकी हैं, उनको ये चीज़ ही नहीं आ रही कि कंप्यूटर कैसे ओपन करेंगे, शट डाउन कैसे करेंगे, ओपन कैसे करेंगे। तो नुकसान होता है उनको, फिर बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रही होती इस चक्कर में। सीखना था ना इस चीज़ को भी, आपने स्पेशलाइजेशन कर ली, बट थोड़ा ये भी आना चाहिए, कहीं ना कहीं आप फंसेंगे ज़िंदगी में। नहीं तो बस हमारी, इसलिए इंजीनियर्स को भी कुछ चीज़ आनी चाहिए, वरना वो फंसेंगे। आखिरी सवाल है, उसके साथ हमारा चैप्टर 10 ख़त्म हो जाएगा। वाइटामिन्स।
इंपॉर्टेंट MCQs के लिए लाजमी 1 से 2 MCQs 100% बनेंगे विटामिन से। मैं लिख कर ले लो ये तो मुझसे, 1 से 2 MCQs बनेंगे, हर साल आते हैं। फला विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, इस विटामिन का केमिकल नेम क्या है, देखा 5 ईयर में बहुत बड़ा होता है। तो विटामिन किसे कहते हैं, स्टार्ट करते हैं आखिरी टॉपिक, ठीक है, उसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं। तो आखिरी है तो थोड़ा सा आराम से कोर्स ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद थोड़ा आराम से उसको थोड़ा इज्जत से पढ़ लेते हैं उसको। तो विटामिन क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नेसेसरी फूड फैक्टर्स हैं। हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है मेटाबॉलिज्म के लिए। नॉर्मली दे आर नॉर्मली अवेलेबल टू द बॉडी फ्रॉम द डाइट वी टेक। खाना जो हम खाते हैं विटामिन उसमें हमें आ रहा होता है बहुत कुछ ना। अभी किस किस खाने से क्या आता है वो सब अगले स्लाइड में आएगा ना। विटामिन बॉडी के अंदर बनते नहीं है सिवाय एक विटामिन के, विटामिन डी। ये वाहिद विटामिन है जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है। और कैसे कर सकते हैं, बचपन से सुनते हैं मैं, एक्शन ऑफ यूवी लाइट ऑन द स्किन, है ना। कहते हैं सुबह सुबह को चल रहा है तो बोलते क्या हुआ, विटामिन डी ले रहे हो तुम। तो विटामिन डी जब यूवी लाइट जब आपकी स्किन पर पड़ती है ना, तो हमारे स्किन क्या करता है, वो सिंथेसाइज करता है विटामिन डी को। तो विटामिन डी वाहिद है जो हमारे बॉडी खुद बना सकता है, बाकी सारे विटामिन हमें डाइट के थ्रू ले। विटामिन का नाम कैसा है, देखो ये बेटा पहले ये था विटामाइन था, ये विटामाइन ई था। विटामाइन मतलब वाइटल अमाइन या वाइटल अमाइनो एसिड्स। चूँकि शुरू में जितने भी विटामिन है ना उन सब में अमाइनो एसिड ग्रुप था, तो इसको नाम दे दिया वाइटल अमाइनो एसिड या वाइटल अमाइंस। वाइटल अमाइन मतलब, वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट अमाइंस, ऐसे अमाइंस जो बॉडी के लिए ज़रूरी है। वाइटल अमाइन आगे जाकर बन गया विटामाइन। अब हमने देखा भाई कि ऐसे बहुत सारे और नए नए विटामिन डिस्कवर हो रहे, उसके अंदर तो अमाइनो एसिड है ही नहीं, तो हमने क्या किया भाई, ई हटा दिया, तो ये बन गया विटामिन। विटामिन से विटामिन बन गई। ये इसकी कहानी है कि विटामिन का नाम कहाँ से है। तो वाइटल अमाइनो एसिड से विटामिन बना, फिर ई हटा दिया। ये क्यों हटाया, चूँकि कुछ ऐसे विटामिन भी आए जिसमें अमाइनो एसिड ग्रुप नहीं था। तो विटामिन कितने होते हैं, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई तक जाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट की, ये सारे हमारे पास विटामिन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के लिए, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। 2 विटामिन से वाटर सॉल्युबल, कौन से, बी एंड सी। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल है, पानी में हल हो जाते हैं। विटामिन सी की तो गोलियां भी आपने देखी होंगी, CAC 1000 होती है, वो गोल गोल ऑरेंज कलर की, नहीं देखा है कभी, बड़े डब्बे के अंदर आती है गोल गोल, फॉलिक एसिड नहीं, विटामिन सी की गोलियां कह रहा हूँ। CAC 1000 लिखा होता है, कैल्सी की गोलियां भी कहते हैं उसको। वो अंदर बड़े बड़े टैबलेट्स जैसे होते हैं, उसको हम पानी में डालते हैं तो अंदर ऑरेंज फ्लेवर की आती है, तो दैट इज़ विटामिन सी। तो वो पानी में हल हो जाती है ना वो विटामिन सी। इस तरह से कुछ होता है फैट सॉल्युबल। अब देखो, अब यहाँ पर अगर आप बी और सी हटा दो तो A D E के, ये 4 क्या हो गया, फैट सॉल्युबल। जो पानी में हल नहीं होता है फैट में सॉल्युबल होता है। एक MCQ ये आएगा कि डैश इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये डैश इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, ये आपको बताना पड़ेगा। सलमा की बात एकदम जहन में रख लो उसको। BC जो है वो हमारे पास वाटर सॉल्युबल, बाकी सारे हमारे पास फैट सॉल्युबल, A D E के, ठीक है। ये अब आगे लास्ट इसमें ना, ठीक है, यस। ये जो चार्ट है ना, ये बहुत थोड़ा मुश्किल है, बट एक MCQs 100% यहाँ से आएगा, इस चार्ट के अंदर से हर साल आता है। विटामिन के नेम, उनका केमिकल नेम, सोर्स और उनकी कमी से बॉडी में क्या हो सकता है, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले विटामिन A, केमिकल नेम इसका बहुत पूछते हैं, रेटिनॉल। विटामिन A का केमिकल नेम रेटिनॉल है, स्ट्रक्चर नहीं याद करना। कहाँ पाया जाएगा, सोर्स है, मिल्क में, एग में, फिश लीवर ऑयल में, मतलब मछली का तेल जिसको हम कहते हैं, कैरेट में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, etc, इन सब में पाया जाती है। सोर्स इसका कहाँ से निकलेगा। अगर इसकी बॉडी में कमी हो जाए तो क्या होगा, इंजीनियरिंग वाले गौर से समझेंगे, चूँकि उनको बीमारियों के बारे में इतना आइडिया नहीं होता। नाइट ब्लाइंडनेस लीड्स टू ज़ेरोप्थेलेमिया। नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन हो जाता है, और अगर बहुत कमी हो जाए तो ज़ेरोप्थेलेमिया में मतलब टोटल ब्लाइंडनेस, इंसान टोटल ब्लाइंड हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कैरोट खाओ भाई। बचपन में ना जिसकी आई साइड वीक होती है, अम्मा बड़े कैरोट खिलाते हैं, ये भाई कैरेट खाओ, गाजर ही गाजर खाओ। तो चश्मे वाले कुछ तो बैठे हुए क्लास में, गाजर और साथ में मछली भी बहुत खाओ, मछली खाओ भाई, आग तेज़ होगी, मछली खाओ, गाजर खाओ, क्योंकि गाजर और मछली के अंदर विटामिन A निकलता है जो इंसान के आई साइड को स्ट्रॉन्ग करता है। मैंने भी नहीं खाई होगी, जाहिर सी बात है।
विटामिन डी, क्योंकि मुझे फ़िश वगैरह पसंद नहीं थी ना बचपन से ना, नहीं खाया करता था। उसका मतलब नतीजा यही होता है कि आपकी आईसाइट वीक होती है। बहुत सारे बच्चे जिनको फ़िश पसंद नहीं होती उनकी आईसाइट वीक होती है, ये मैंने देखा। आपको पसंद है फ़िश, पसंद है फिर भी वीक है। विटामिन डी ये इंसान का बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है, ठीक है। इसका केमिकल नेम है एंटी रैकेटिक इसका केमिकल नेम है। ये स्किन प्रोड्यूस करता है सनलाइट से। अगर ये नहीं हो बॉडी में जो ज़्यादा देर तक हो ना, सुबह, अच्छा अल्ट्रावायलेट रेज सुबह की रोशनी में होती है, मॉर्निंग टाइम में, दिन की वक्त की रोशनी, और धूप में नहीं, धूप में तो और उल्टा लू लग जाएगा, बल्कि मतलब और नुकसान ही है। सुबह की रोशनी होती है ना, सुबह 9 बजे 8 बजे की 7 बजे की, उस वक्त जो सूरज जब निकलता है ना तो यूवी रेज आपको दे रहा होता है। वो यूवी रेज जब स्किन पर टकराती है ना तो उससे क्या होता है, विटामिन डी सिंथेसाइज होता है। अगर आप ऐसा ना करें तो क्या होगा, सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी, टूटने के, दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे, रिकेट्स ये बीमारी है, हड्डी इसमें ब्रूबरीज हो जाती है, ये होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हड्डियों की बीमारी होनी शुरू हो जाती है अगर इंसान सुबह सवेरे ना उठे। इसलिए सुबह सवेरे उठने कहा जाता है ताकि विटामिन डी आपको मिले। विटामिन ई टोकोफेरॉल, उसका कॉमन नेम है, उसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर ही होता है, सब्जियों के अंदर होता है, ठीक है। अगर ये आप नहीं लेंगे बॉडी में तो क्या होगा, हेमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, खून पतला होना शुरू हो जाएगा। हेमोलाइसिस कहते हैं खून का पतला होना, तो रेड ब्लड सेल पतला होना शुरू हो जाएगा, हेमोलाइसिस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक बीमारी है। विटामिन के, उसके केमिकल नेम कुछ नहीं है, सोर्स है फिश मीट, ये सिर्फ मछली से आता है। विटामिन के बॉडी में नहीं हो तो फिर फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म फेल हो जाता है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग होता है ना कि मतलब अगर आपके कहीं पर खून निकल जाता है तो क्या होता है कि जख्म लग जाती है तो ऊपर से फ़ौरन से क्या होता है, जख्म बन जाता है, कि चोट लग जाती है, तो ताकि वो खून रुकना बंद हो जाए। लेकिन अगर विटामिन के नहीं होगा तो क्या होगा कि वो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, मतलब जख्म बनेगा नहीं, खून बह रहा है तो बहता ही रहेगा, एनीमिया, मतलब उसको हमें खास तौर नाम हेमोफीलिया भी कहते हैं उसको, ठीक है, वो हो जाएगा। विटामिन बी ना हमारे पास बच्चों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खिलाता है। विटामिन बी 4 होते हैं, B1 B2 B3 B6, ये 4 है। B1 को कहते हैं थायामाइन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन या निकोटिनामाइड, ये इसका स्ट्रक्चर है, B6 पायरिडोक्सिन, ये सब के अलग अलग नेम है, ठीक है। ये इनके जो है वो हमारे पास कहाँ से सोर्स आ रहा है ये आप पढ़ लेंगे इसको। अब इनकी डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन B1 की डेफिशिएंसीज हैं, बेरी, ये एक डिजीज़ है बेरी, ये हो जाती है, ये भी हड्डियों की डिजीज़ है। कार्डियक फेलियर, मतलब हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर इंसान विटामिन B1 ना ले। इस तरह अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए, राइबोफ्लाविन की, आई साइट वीकनेस, आंखें से भी विटामिन B2 की, तो आप ये अच्छा दैट्स वाई, बिल्कुल यस यू आर राइट। विटामिन B3 की कमी से क्या होगा भाई, मेंटल डिस्टर्बेंस, डायरिया, ये उसके होता है, डायरिया हो जाएगा। और मेंटल डिस्टर्बेंस मतलब इंसान जहनी तौर पर जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन B6 पैराडॉक्साइन, मिल्क और एग में होता है। अगर ये नहीं होगा तो स्किन डिसऑर्डर्स, जिल्द की बीमारियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, स्किन डिसऑर्डर। विटामिन C, इसका बड़ा मशहूर नाम है स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C को स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये तमाम सिट्रस फ्रूट के अंदर होता है, रस वाले फलों के अंदर, जैसे ऑरेंज, लेमन, गावा, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप फ्रूट हो गया, इन सब में ही होता है। तो ये सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है, दैट इज़ विटामिन C। अगर विटामिन C अगर बॉडी में कमी होता है, ब्लीडिंग ऑफ टीथ, मसूड़ों से खून आता है उसमें। और स्कर्वी, ये भी एक बीमारी है हड्डियों की, स्कर्वी वाली बीमारी हो जाती है। तो बच्चों क्या करना है आपको, केमिकल्स नेम आपको याद करना है एटलीस्ट, और डिजीज़ क्या हो रहा है। भले आप सोर्स याद ना रखो, मसला नहीं है, सिर्फ आप केमिकल्स नेम याद रख लें MCQs के लिए, और क्या याद कर लें भाई, क्या इनकी डिफिशिएंसी से क्या कॉज हो रहा है, ठीक है। ये ओवरऑल चैप्टर 10 के साथ साथ आपका सेकेंडरी केमिस्ट्री का कोर्स वाइंड अप हो गया, ठीक है।